हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड की पढ़ाई। उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और आप लोग अपनी बोर्ड का जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग जो है 450 प्लस स्कोर करने के लिए ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है और हम आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज फिर आप लोगों के बीच आ चुके हैं। मैट्रिक परीक्षा जो 2024 में होने वाली है उसमें जो आपका हिंदी है, हिंदी से रिलेटेड जो आपका तीसरा पार्ट है आपका भारत से हम क्या सीखते हैं दोस्तों। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए हैं और इतना ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद आपका जो इस चैप्टर में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा। तो आज का आपका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें और पूरा क्लास अटेंड करें दोस्तों, जिससे कि आपका मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर का क्वेश्चन ना छूटे और आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाकर आएँ। इतना ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा। इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहा है वो सभी ऑब्जेक्टिव को हम आज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आज का और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। जो हमारा देश भारत है उसकी प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दोस्तों हर साल पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है यानी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। 4 ऑप्शन है मगही, प्राकृत, संस्कृत और हिंदी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा हमारा क्या है, तो संस्कृत। ये जो संस्कृत है सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी, सबसे पौराणिक भाषा हमारी कौन सी है, तो संस्कृत है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि मुंडा किस देश की जनजाति है। ये जो मुंडा है ये दोस्तों किस देश की जनजाति है। ये जो मुंडा है दोस्तों ये हमारे देश भारत की जनजाति है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत। ठीक है, मुंडा कहाँ की जनजाति है, तो वो भारत की जनजाति है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरानी साल्वोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। आप लोग अगर गैस पेपर देखते हैं तो उसमें आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा कि पुरानी साल्वोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। यानी एक पुरानी भाषा साल्वोनिक है उसमें जो है चूहे को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों उसमें चूहे को माइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसमें, माइस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम जितना ऑब्जेक्टिव कराते हैं दोस्तों वो सारा ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को ज़रूर याद कर ले और इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में हर क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो दोस्तों हम सब्जेक्टिव का भी क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। यानी ये जो मैक्स मूलर थे ये कितने वर्ष की आयु में जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो वो जब महज 2 साल के थे दोस्तों। ये जो महज जब 2 साल के थे मैक्स मूलर तो वो 2 साल के ही अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि महज वो सिर्फ 2 साल के थे जब वो लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। स्वामी विवेकानंद जो थे
तो वेदांतियों का वेदांती किसे कहते थे, तो वो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहते, ठीक है। ये जो मैक्स मूलर थे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे, तो इन्हें जो है हमारे देश के स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था, ठीक है। चलिए ये पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, प्राच्य शब्द का अर्थ क्या है। ये जो प्राच्य शब्द है कितना बार पूछा गया है दोस्तों कि प्राच्य शब्द का अर्थ क्या है, तो प्राच्य शब्द का अर्थ हो जाता है हमारे दोस्तों पूर्वी। क्या हो जाता है, पूर्वी। प्राच्य का मतलब क्या होता है, पूर्वी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, संस्कृत का शब्द अग्नि लैटिन में किस रूप में मिलता है। यानी संस्कृत का जो शब्द है अग्नि, जिसको हिंदी में आग बोलते हैं, ये शब्द लैटिन भाषा में किस रूप में देखने को मिलता है। यानी संस्कृत का जो शब्द है हमारा अग्नि, उसको लैटिन भाषा में जो है किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, इग्निस। यानी जो हमारा संस्कृत का शब्द अग्नि है उसको लैटिन में इग्निस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इग्निस के नाम से, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग दोस्तों। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इस अध्याय में मैक्स मूलर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि मैक्स मूलर का जो जन्म है वो डेयासू, जो कि जर्मनी में है, जर्मनी में एक स्थान है डेयासू, और यहीं पे मैक्स मूलर का जन्म हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे, इनके जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम का पद्मानुवाद किसने किया था। यानी कालिदास की जो रचना है मेघदूतम, इसका जो अनुवाद है वो किसने किया था, तो वो हो जाएगा हमारा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने बहुत सारी भारतीय ग्रंथ का और बहुत सारे भारतीय जो भी रचना थी उसका अनुवाद उन्होंने अपनी जर्मनी भाषा में किया था, या फिर और भी अन्य भाषा में मैक्स मूलर किए थे। तो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है हमारा रचना मेघदूतम, जिसको कालिदास ने रचा था, इसको जो है किसने अनुवाद किया था, तो उन्होंने मैक्स मूलर ने इसका अनुवाद किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, हम भारत से क्या सीखते हैं के रचनाकार कौन है। यानी ये जो चैप्टर है, ये जो आपका पाठ 3 है, हम भारत से क्या सीखते हैं, इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार हैं मैक्स मूलर। कौन है दोस्तों, मैक्स मूलर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना कर लेने के बाद इस अध्याय से, इस पार्ट से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं बचेगा। हमने सारा ऑब्जेक्टिव को कवर किया है और एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में नज़र आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। यानी मैक्स मूलर जो है मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भौतिक ज्ञान को, पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को, या विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा वैदिक तत्वज्ञान को। यानी हमारे जो वेद हैं उनके जो तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं उनका जो ज्ञान है, यानी वेद से रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना जाता है। किसी भी मानव सभ्यता का मूल स्रोत क्या माना जाता है, वैदिक तत्वज्ञान, ठीक है। ये किसका कथन था, तो मैक्स मूलर मानते थे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ मानकर वापस कर दिया। यानी रानी विक्टोरिया ने जो है रानी विक्टोरिया जो है मैक्स मूलर को एक पदवी दिए थे जिसका नाम था नाइट पदवी जो था रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को प्रदान की थी, लेकिन मैक्स मूलर ने उसको तुच्छ मानकर वापस कर दिया था। यानी रानी विक्टोरिया को लौटा दिया था वो पदवी, ठीक है। तो उस पदवी का क्या नाम था, नाइट, याद रखेंगे आप लोग। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में कौन सा देश जिसे मैक्स मूलर ने सर्व विद्या संपदा से परिपूर्ण कहा। यानी वैसा देश जो सर्व विद्या संपदा से परिपूर्ण हो,
तो वो कौन सा देश मैक्स मुलर ने बताया है, तो वो हो जाएगा हमारा देश भारत। यानी हमारे देश भारत को मैक्स मुलर ने सर्व विद्या संपदा से संपूर्ण या परिपूर्ण बताए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे। दोस्तों मैक्स मुलर जो थे इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे कि उन्होंने बाल्यकाल में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, और जब वो महज 2 साल के थे तभी से वो विश्वविद्यालय में जो है संस्कृत भाषा की पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है दोस्तों कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, लैटिन भाषा। यानी जो वहाँ जर्मनी में जब वो पैदा हुए थे तो वहाँ का जो भाषा था वो क्या था, लैटिन भाषा। ठीक है, उसी भाषा में उन्होंने बचपन में ही निपुण होकर लैटिन भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जो है मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा 6 दिसंबर 1823 को मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां हम लोग देखते हैं दोस्तों। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। सोने का सिक्का से भरा एक घड़ा मिला था, और उस सोने के सिक्का का क्या नाम था दोस्तों, दारिस। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था दोस्तों, तो ये जो है वारेन हेस्टिंग्स को जो है मिला। और ये दोस्तों कहाँ मिला था दोस्तों, तो ये जो है वाराणसी के पास जो है सोने का सिक्का का एक घड़ा मिला था, और उस सोने का सिक्का का क्या नाम था दोस्तों, दारिस नाम था। तो ये किसे मिला था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था। तो उन्होंने हितोपदेश का जो अनुवाद है वो जर्मन भाषा में करवाया था। हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था, तो उन्होंने जर्मन भाषा में हितोपदेश का अनुवाद करवाया था। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निभ्रंश विद्या का संबंध किससे है। निभ्रंश विद्या का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा मानव विज्ञान से। यानी निभ्रंश विद्या का संबंध किससे है हमारा, तो मानव विज्ञान से। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। उनका डेट ऑफ बर्थ और उनकी जो मृत्यु हुई थी ये 2 समय आपको याद रखना है दोस्तों। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ये बार बार पूछा जाता है उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी मैक्स मुलर से रिलेटेड। हर साल क्वेश्चन रहता है, तो आप याद रखेंगे कि उनकी मृत्यु कब हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, दारिस क्या है। ये दारिस जो शब्द है ये क्या है, तो अभी आप लोग जाने हैं कि सोने का प्राचीनतम सिक्का, यानी बहुत पुराना सोने का सिक्का था जिसका नाम क्या था, तो दारिस नाम था उसका। ठीक है, चलिए इतना पर्याप्त है इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के लिए। आप लोगों को क्लास कैसा लगा दोस्तों। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो आप क्लास को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का दोस्तों हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लेकर के आने वाले हैं, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है बूस्टर लेवल की, एक भी नंबर का ना आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा और ना आपका सब्जेक्टिव छूटेगा और आप 450 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग रोज़ क्लास अटेंड करें और सारा वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। और दोस्तों आप सभी को शरद नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से हम प्रे करेंगे कि जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं और जो बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम में मनचाहा स्कोर हो और वो अपने सपनों को पूरा कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।